Hello everyone. Welcome to my series of class 12 chapter number 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और आज हम पार्ट 4 पर हैं जहां हम इलेक्ट्रोलिसिस को डिस्कस करेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर डिफरेंस बताया था। तो आज इस पर्टिकुलर पार्ट में इलेक्ट्रोलिटिक सेल और किस तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस होती है इसको हम समझेंगे। और इससे नेक्स्ट पार्ट के अंदर पार्ट 5 में हम सारी बैटरीज के बारे में बात करेंगे। सो लेट स्टार्ट। एक रिकॉल करते हैं कि प्रोसेस होती क्या है। तो देखिए, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर आप एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज लगाती हैं, जैसे कि इस डायग्राम के अंदर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक बैटरी अटैच की गई है। अब जब आप इस बैटरी को अटैच करेंगे, ये जो एनर्जी प्रोवाइड करेगी दैट विल बी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज कर कर हम इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर एक केमिकल चेंज अकर करवाएंगे। तो यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और ऐसे सेल को इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोला जाता है और इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस बोला जाता है। अगर इसका ऑपोजिट हो जाए, केमिकल से आप इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो, मतलब केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था जिसको हम ऑलरेडी पार्ट 3 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। तो अब अगर मुझे इलेक्ट्रोलिसिस को डिफाइन करना है, ये इसकी डेफिनेशन है दैट इट इज अ प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट होता है जो इसके नीचे यहाँ लिक्विड लिया होता है, और ये जो रॉड्स होती हैं इनको इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। तो जब आप इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो लिक्विड है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, उसकी डीकम्पोजिशन हो जाती है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। और एक चीज यहाँ में याद रखेंगे कि ये या तो सॉल्यूशन स्टेट के अंदर हो सकता है या फिर यहाँ पे आपके पास सब्सटेंस मोल्टन स्टेट के अंदर भी हो सकता है। अगर आप सॉलिड स्टेट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस अकर नहीं होती, क्योंकि वहां पे आप आयंस के अंदर जो स्प्लिटिंग है वो शो नहीं कर सकते। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या है और किस तरीके से एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल को बनाया जा सकता है। अब इसे थोड़ा सा और हम एक्सपैंड करते हैं कि एग्जाम्पल के साथ, जहां पे मैं कॉपर का एग्जाम्पल लेते हैं। आपको याद होगा लास्ट पार्ट के अंदर हमने जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बात करी थी, वहां हमने दो डिफरेंट बीकर्स लिए थे, उन्हें सॉल्ट ब्रिज से ज्वाइन किया था ताकि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सके, और फिर उसको यहाँ पे हमने एक बैटरी से ज्वाइनिंग दी थी। ठीक है। एक तरफ हमने जिंक लिया था और एक तरफ हमने कॉपर सल्फेट लिया था, और एक तरफ जिंक सल्फेट लिया था। यहाँ पे जिंक की रॉड थी और यहाँ पे कॉपर की रॉड थी। तो इस सेल और इस सेल में बहुत बड़ा डिफरेंस सबसे पहले तो ये है कि यहाँ दो डिफरेंट बीकर्स के अंदर दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स और दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स इस्तेमाल होती हैं। बट यहाँ आप जैसे कि डायग्राम में देख पा रहे हो, ये एक ही बीकर है। इस बीकर के अंदर ये जो दोनों रॉड्स हैं ये सेम मटेरियल की रॉड होती है। अगर आप कॉपर की ले रहे हैं तो एनोड कैथोड दोनों कॉपर की होगी, क्योंकि हम यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस नहीं करने वाले, हम बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को ही ट्रांसफर कर रहे हैं। और दूसरी बात, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर सॉल्ट ब्रिज का कोई काम नहीं होता। क्यों काम नहीं होता? बिकॉज ये एक ही बीकर के अंदर है, आपको इलेक्ट्रॉन्स को कहीं बाहर नहीं भेजना। पिछले वाले केस के अंदर भेजना था एक बीकर से दूसरे बीकर में, सो सॉल्ट ब्रिज यूज होता था उस काम के लिए। बट यहाँ बिकॉज हम एक ही बीकर के अंदर काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड्स डिप हैं इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, हेंस वी डू नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो ये कुछ दो तीन डिफरेंसेस थे जो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी। अब इसके बाद हम समझते हैं ये प्रोसेस होगा कैसे। सबसे पहले हम आते हैं एनोड के ऊपर। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था याद रखने का, दैट इज लोआ। लोआ के अंदर मैंने बताया था लॉस होता है इलेक्ट्रॉन का। ओ मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है, और ए मतलब वो उस सेल की एनोड के ऊपर लगी हुई है। तो वही सेम स्टोरी यहाँ पे भी अप्लाई होगी कि जो ऑक्सीडेशन है वो एनोड पे हो रही है। ठीक है। अब एनोड पे क्या होगा, ये आपने कॉपर की एक रॉड यहाँ डाली है, तो ये कॉपर की इलेक्ट्रोड हो गई जो कि सॉलिड स्टेट में थी। सॉलिड स्टेट में अगर ये थी, जब आप इसको एक सॉल्यूशन में डाल रहे हैं और इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, तो ये लॉस करवाएगा इलेक्ट्रॉन का, बिकॉज अभी मैंने आपको बताया शॉर्टकट में दैट इज ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करती है। तो जो कॉपर सॉलिड है वो ब्रेक हो जाएगा इनटू कॉपर 2 पॉजिटिव, और दो इलेक्ट्रॉन लूज आउट हो जाएंगे। ये जो दो इलेक्ट्रॉन लूज आउट हो जाएंगे ये इस एनोड से चलने शुरू होंगे कैथोड की तरफ।
ठीक है। ये जैसे कैथोड के पास ये दो इलेक्ट्रॉन्स रीच कर जाएंगे, अब यहां पर इसके नीचे एक सॉल्यूशन लगा हुआ है। ये सॉल्यूशन क्या है? इस सॉल्यूशन में भी तुमने कॉपर सल्फेट ही लेना है, जिसकी रॉड ली है उसी के नीचे सॉल्यूशन लेना है, ताकि सेम इलेक्ट्रोलाइट्स मिल सके। तो कॉपर सल्फेट मतलब यहाँ पे कॉपर टू पॉजिटिव आयन जो होंगे वो नेगेटिव वाली तरफ चलने लग जाएंगे, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज के हैं। और सल्फेट आयंस जो होंगे वो आपके एनोड की तरफ जाने लग जाएंगे, क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज रॉड है। तो जैसे ही कॉपर सल्फेट यहां जाएगा, इसे ये दो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, तो कॉपर टू पॉजिटिव पकड़ लेगा इन दो इलेक्ट्रॉन्स को, और ये दोनों मिलकर बना देंगे कॉपर सॉलिड। और धीरे धीरे थोड़ी देर के बाद आप नोटिस करेंगे कि बिकॉज यहाँ कॉपर सॉलिड बन रहा है, तो ये कैथोड थोड़ी सी मोटी होती चली जाएगी, इसका साइज बड़ा होता चला जाएगा, थिकर होती जाएगी। बट बिकॉज आपकी एनोड लॉस कर रही है कॉपर का इंटू कॉपर आयंस, तो ये रॉड थोड़ी देर के बाद आप नोटिस करेंगे कि ये पतली हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे लॉस हो रहा है एनोड पे, ठीक है, और कैथोड के ऊपर गेन हो रहा है, तो वो धीरे धीरे थिकर होती जाएगी। तो ये दो रिएक्शंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि एनोड पे क्या कर हो रहा है और कैथोड पे क्या कर हो रहा है। अब इसको हम यूज कहाँ करते हैं? इस टाइप के रिएक्शन जनरली यूज किए जाते हैं जब आपको किसी मेटल की रिफाइनिंग करनी हो, जो कि ऑलरेडी हम क्लास 10th में इस बात को पढ़ के आए हैं। तो अगर आप इस एनोड पे बहुत ही एक थिक ब्लॉक ऑफ इम्प्योर कॉपर रख देंगे, और यहाँ एक बहुत ही थिन रॉड ऑफ प्योर कॉपर आप शुरुआत में रख देंगे, तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये सारा डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये रॉड धीरे धीरे पतली होती चली जाएगी, और ये वाली रॉड धीरे धीरे मोटी होती चली जाएगी। तो इवेंचुअली आपके पास प्योर कॉपर जो है वो ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये प्रोसेस रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स के लिए बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ठीक है। और ध्यान रखेंगे, कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है एनोड के ऊपर, जहां वो लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। और ये डिपॉजिट डिपॉजिट मतलब वो रॉड मोटी होती चली जा रही है, जहां रिडक्शन हो रही है, और ये कैथोड पे हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है। और आप इस तरीके से प्योर कॉपर को ऑब्टेन कर पा रहे हैं। तो ये एक इसकी एप्लीकेशन भी हो गई। अब इसके बाद हमें ये समझना है कि क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स क्या है इलेक्ट्रोलिसिस के, क्वांटिटीज कैसे फाइंड करती हैं। कॉपर मिला तो कितना मिला, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स गए। तो जब क्वांटिटीज की टर्म में बात करेंगे, दैट इज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जिसके बारे में बहुत अच्छे से हमें दो लॉज प्रोवाइड किए हैं माइकल फेराडे ने। तो ही वॉज द पर्सन जिसने इस इलेक्ट्रोलिसिस को स्टडी किया, और इन्होंने हमें टू लॉज दिए, जिसमें से सबसे पहला है फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये डायरेक्ट आपको एज इन क्वेश्चन आता है कि फेराडे का फर्स्ट लॉ डिफाइन कर दो, फॉर्मूला बता दो, और सेकंड लॉ डिफाइन कर दो, फॉर्मूला बता दो, स्टेट करने के लिए आता है। तो इसकी डेफिनेशन जो यहाँ पे मैंने ग्रीन से मेंशन की है, ये आपको याद करनी पड़ेगी एग्जैक्टली इन्हीं वर्ड्स के अंदर। सो द अमाउंट ऑफ द केमिकल रिएक्शन विच हैज अकर्ड एट एनी इलेक्ट्रोड, जैसे अभी मैंने आपको ड्राइंग के अंदर क्या बताया कि आपके पास दो इलेक्ट्रोड्स थी, ठीक है, और ये वाली रॉड पतली होती जा रही थी, और ये वाली रॉड धीरे धीरे क्या हो रही थी, थिकर हो रही थी, मोटी हो रही थी। तो इस रॉड के ऊपर जितना अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है, उसका वेट हमने लेट कर लिया W ड्यूरिंग एन इलेक्ट्रोलिसिस बाय अ करंट इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। ये वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्यू के, मतलब कितने कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को आपने उसमें से पास किया है। सो W इज प्रोपोर्शनल टू Q। जब भी आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं, एक इक्वल टू के साथ कांस्टेंट आता है, सो इट बिकम्स W इज इक्वल टू ZQ, जहां पे जो Z है वो आपका एक कांस्टेंट है, जिसको नाम दिया गया है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है। अब आपने क्लास 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा था, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम। इस Q को आप इस फॉर्मूला के अंदर रिप्लेस कर देंगे, और आपके पास एक नया फॉर्मूला बन जाएगा, दैट इज W इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी। इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, आपके पास जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, ये करंट हमेशा एम्पियर्स में लेनी है, और इस टाइम को हमेशा सेकंड्स में लेना है। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आपको जो वेट जो है वो प्रोवाइड करके देगा। ठीक है। तो यूनिट्स का ध्यान रखना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में कभी भी ये सेकंड के अंदर आपको यूनिट नहीं देता, हमेशा मिनट या आर के अंदर आपको टाइम की यूनिट गिवन होते हैं। तो वो कन्वर्जन करनी इंपॉर्टेंट है 60 से मल्टीप्लाई करके। अब सेकेंड लॉ के ऊपर आते हैं। सेकेंड लॉ ये बोल रहा है
द अमाउंट ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंसेस। अब हमने एक ऐसी सिचुएशन ली है कि दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास ऑब्टेन्ड है, तो उनके जो अमाउंट्स हैं लिबरेटेड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपने एक के अंदर से भी इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट और दूसरे से भी इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट जो है वो सेम रखा। पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन दे आर प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट। वो तो दोनों केसेस के अंदर वो दोनों के वेट्स जो होंगे, एक के अंदर जैसे एग्जांपल आप देखिए कि आपने करंट पास की है, दो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, एक बीकर था उसके अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, कॉपर की रॉड्स थी। एक दूसरा बीकर था जिसके अंदर एजी सिल्वर की रॉड्स थी और यहाँ सॉल्यूशन था AgNO3 का। अब ऊपर हम बैटरी अटैच करते हैं ना, तो हम अपनी मर्जी से उसकी वोल्टेज और करंट को वेरी कर सकते हैं। तो मान लो आपने यहां से भी 10 एम्पियर और सेकंड वाले में भी 10 एम्पियर ऑफ करंट पास करी, तो इसका ये कहना है सेकंड लॉ में कि अगर सेम अमाउंट की करंट तुम दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन से पास करोगे, तो यहाँ पे और यहाँ पे कॉपर वाले में और एजी वाले में जो डिपोजिशन होगी वो दोनों आपस में रेशोज में प्रेजेंट होंगी, सिंपल होल नंबर रेशो में। सो वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिट आएगा पहले बीकर से और वेट ऑफ एजी डिपॉजिट आएगा सेकंड बीकर से। ये दोनों बराबर होंगे, इन दोनों की रेशो बराबर होगी इन्हीं के इक्विवेलेंट वेट के। इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ एजी। जो न्यूमिनेटर में है वो न्यूमिनेटर में रहेगा, जो डिनोमिनेटर में जिसका वेट है उसका इक्विवेलेंट वेट भी डिनोमिनेटर में रहेगा। अब आपको वेट तो पता है, किसी चीज को जब तराजू पे तोलते हैं वो उसका वेट देता है, ठीक है। अब ये इक्विवेलेंट वेट क्या चीज है, तो इसको चेक कर लेते हैं। जब हम इक्विवेलेंट वेट फाइंड करते हैं, इट इज इक्वल टू देयर मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन इट्स आयन। जैसे अगर मैं AgNO3 की बात करूं तो इसके ऊपर Ag पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव, सो चार्ज ऑन द आयन इज 1। और इसके मॉलिक्यूलर मास से आप इसको अगर डिवाइड कर दोगे एजी को, जैसे अगर आप 108/1 करोगे तो ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ एजी दे देगा आपको। सिमिलरली कॉपर के लिए अगर आप 63 जो इसका मॉलिक्यूलर मास है डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन आयन, दैट इज कॉपर 2 पॉजिटिव, तो चार्ज हो गया 2, तो 63/2 हो गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करोगे, ये आपको एक रेशो देगा, वो बराबर होगा इनके वेट्स की रेशो के। दिस इज योर फेराडेज सेकेंड लॉ, ठीक है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रही हूं। जब हम बात करते हैं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की, आपने ये बात बहुत बार अब इस स्टेज तक आके समझ ली होगी कि 1 मोल बराबर होता है एवोगैड्रो नंबर के, दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23। हम यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हो जाएगा। मास की बात करोगे तो नंबर ऑफ एटम्स, या मॉलिक्यूल मास की बात करोगे तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बराबर हो जाएगा। सो एवोगैड्रो नंबर आपको पता है कि 1 मोल के इक्विवेलेंट होता है। अब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करते हैं 1 फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। 1 मोल अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो प्रोड्यूस करेंगे 1 फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जब फेराडे को आप कन्वर्ट करेंगे कूलम्स में, चार्ज के यूनिट्स हैं फेराडेज एंड कूलम, एंड 1 फेराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम, ठीक है। ये वाला जो टर्म था फेराडे टू कूलम, ये जब हमने नर्स्ट इक्वेशन समझी थी वहां पे भी हमने इस वैल्यू को पुट करके देखा था। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके पास आता है जब आपको टोटल चार्ज चाहिए ऑफ n मोल्स। सो Q इज इक्वल टू NF। 1 मोल के लिए कितना है 1F, 10 मोल्स के लिए कितना होगा 10F, 100 मोल्स के लिए कितना होगा 100F। तो जितने आपके पास नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे F से, दैट इज फेराडे, तो आपको उतने F ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। और अगर आपसे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगी कूलम की, तो आप उसको 96500 से मल्टीप्लाई करके आंसर को कूलम्स में निकाल देंगे। तो ये वो पोर्शन है जहां से आपके पास न्यूमेरिकल्स आते हैं, जो कि अभी मैं आगे डिस्कस करने वाली हूँ। अब यहाँ एक छोटा सा टॉपिक और है, दैट इज प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। जब आपने इलेक्ट्रोलिसिस कर ली, इलेक्ट्रोलिसिस दो बातों पे डिपेंड करेगी। पहला, नेचर ऑफ द मटेरियल, जो तुमने मटेरियल लिया, जैसे इस केस में हमने कॉपर सल्फेट लिया था, तो वो उसका क्या नेचर है, आयनिक है, पोलर है, नॉन पोलर है, क्या उसका नेचर है। और दूसरा, जो आप इलेक्ट्रोड्स ले रहे हो, जो आपकी ये रॉड्स होती हैं, ये किस टाइप की रॉड्स हैं, इनर्ट है, अच्छे से रिएक्ट करेंगी, अच्छे से रिएक्ट नहीं करेंगी, तो उसके नेचर, उसकी टाइप के ऊपर बात करती है। तो नीचे का लिया हुआ लिक्विड
उसका नेचर, और ये जो रॉड्स हैं ये किस टाइप की रॉड्स हैं, रिएक्टिव नॉन रिएक्टिव, ये दो बातों पे इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो डिपेंड करती है। अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, यहाँ जैसे आप डायग्राम देख पा रहे हैं, इसके अंदर जो ये रॉड्स ली गई है ना बेटा, देखो ये किसकी ली गई है, क्या लिखा है इसके ऊपर, इसके ऊपर लिखा है प्लैटिनम। और हम सबको पता है कि प्लैटिनम गोल्ड, प्लैटिनम एंड गोल्ड ऐसे मेटल्स हैं जो अनरिएक्टिव होते हैं। तो अगर ये अनरिएक्टिव हैं तो ये इस बीकर के अंदर कर क्या रहे हैं, रिएक्ट ही नहीं कर रहे, तो काम क्या है इनका, इनका काम बस इतना है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सचेंज करने में मदद करते हैं इस गिवन सॉल्यूशन के अंदर। जैसे यहाँ पे AgOH, दो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो इसका मतलब ये AgOH का एक सॉल्यूशन है। तो इस प्लैटिनम का सिर्फ और सिर्फ इतना सा रोल है कि ये इलेक्ट्रॉन्स का सोर्स या सिंक है। सोर्स मतलब प्रोवाइड करेगा, सिंक मतलब उसको गेन कर लेगा, ठीक है। अदरवाइज ये इलेक्ट्रोड्स कोई पार्टिसिपेशन शो नहीं करती आपकी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में। ध्यान रहे ऐसा तब होगा जब इलेक्ट्रोड इनर्ट होगी। अब दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये है कि अगर आपकी इलेक्ट्रोड इनर्ट नहीं होगी, जैसे हमने अभी कॉपर का केस लिया, तो उस केस में वो पार्टिसिपेट करेगी, और अगर वो पार्टिसिपेट करेगी तो थोड़ी देर के बाद एक रॉड पतली और एक रॉड मोटी हो जाएगी, ठीक है। तो जो पॉजिटिव वाली थी वो क्या हो जाएगी, थिनर, और जो नेगेटिव रॉड है वो क्या हो जाएगी, थिकर हो जाएगी, क्योंकि वहां पे डिपोजिशन हो जाएगा। तो ये वही स्टोरी है जो अभी हम कॉपर की पढ़ के आए हैं। और एक लास्ट पॉइंट है इसके अंदर अब, कि कुछ ऐसी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस होती हैं जो फिजिबल होती हैं। फिजिबल होने का मतलब है कि वो अपने आप से अकर कर सकती हैं, ऐसा नहीं है कि हो ही नहीं पाएगा रिएक्शन, हो पाएगा, बट थोड़ा सा काइनेटिकली स्लो है, होने में समय लगेगा। उस केस के अंदर एट लो वोल्टेजेस ऐसा लगता है लो वोल्टेज पे कि ये तो हो ही नहीं रहा रिएक्शन, तो हमें क्या करना पड़ता है, वोल्टेज को बहुत ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ता है। और वो जो आपने बहुत एक्स्ट्रा वोल्टेज प्रोवाइड करी उसे कहा जाता है ओवर पोटेंशियल। और ओवर पोटेंशियल प्रोवाइड करने के बाद वो रिएक्शन दिखता है कि अब ये होना शुरू हो गया है। सो विच मेक्स द प्रोसेस मोर डिफिकल्ट टू अकर। ज्यादा उसका ओवर पोटेंशियल हो जाएगा, फिर उस रिएक्शन को संभालना मुश्किल हो जाता है। तो ये ओवर पोटेंशियल की एक बात थी जो बतानी इंपॉर्टेंट थी। अब हम इसके कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स करके देखेंगे ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि बेसिकली करना क्या है इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर। अच्छा, यहाँ इसके न्यूमेरिकल्स पे जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ आप डायरेक्ट फॉर्मूला के यूसेज से अपने आंसर्स को नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ आपको यूज करना पड़ेगा मैथ्स का एक कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड एज यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या होता है, जिन बच्चों ने मेरी फर्स्ट चैप्टर की वीडियो देखी है उन्हें पता है कि यूनिटरी मेथड क्या होता है। जिन्होंने नहीं देखी तो वो सुन लीजिए। मान लीजिए मैंने आपको बोला कि मैं बाजार गई और मैंने 60 एप्पल्स खरीदे। मैंने 60 एप्पल्स 600 रुपीज के खरीदे। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर मुझे सिर्फ 12 ही एप्पल्स लेने हैं तो उसकी कॉस्टिंग क्या होगी। तो आप क्या करेंगे इसके अंदर, आप बोलेंगे कि अगर 60 एप्पल 600 रुपीज के थे तो मेरा वन एप्पल कितने रुपीज का होगा, 600/60, एंड दैट विल गिव यू वैल्यू ऑफ ₹10, मतलब एक एप्पल 10 रुपए का हुआ। तो अब 12 एप्पल कितने के होंगे, ये होंगे 12 × 10, दैट इज 120 रुपीज। तो इस प्रोसेस में आपने क्या किया, आपको किसी एक नंबर की वैल्यू पता थी और किसी दूसरे नंबर की फाइंड करनी थी। तो आप सबसे पहले उसकी यूनिट वैल्यू में गए, आपने उसकी 1 की वैल्यू निकाली। और जब भी हम ज्यादा से कम की वैल्यू निकालते हैं हम डिवीजन करते हैं, और 1 से फिर 12 की निकालनी है, एक से जब ज्यादा की निकालते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज यूनिटरी मेथड, और यही कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा जब आप अपने इलेक्ट्रोलिसिस के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इनमें रिलेशनशिप मैंने आपको क्या बताया, जो 1 मोल होता है, 1 मोल आपको 1 फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देता है, दैट इज 96500 कूलम। और 1 मोल बराबर होता है एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स के। और एक फॉर्मूला जो आपको याद रखना है यहाँ पे, दैट इज Q = I × T, बस, ठीक है। और Q = NF। यहाँ इन दो फॉर्मूला से आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। तो हम पहला क्वेश्चन इसका स्टार्ट करते हैं, दैट इज, ये आपका एनसीईआरटी का एक एग्जांपल ही है। अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट आ गया जी। कॉपर सल्फेट बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्सटेंस पता होना, क्योंकि वो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताएगा। इसको तुमने इलेक्ट्रोलाइज किया, आपने इसको बीकर में लिया, इलेक्ट्रोलिसिस कराई, और बोल रहा है आपने इसको 10 मिनट तक इलेक्ट्रोलिसिस करी। तो टाइम कितना हो गया, 10 मिनट। मैंने आपको बताया था मिनट में कुछ नहीं छोड़ना, सेकंड में लेकर जाना है। सो इट विल बी 10 × 60 सेकेंड, ये आपका टाइम हो गया।
इसने करंट प्रोड्यूस करी 1.5 एम्पियर की। सो आई इज करंट, ये प्रोड्यूस करी है 1.5 एम्पियर की। अब क्योंकि ये कॉपर सल्फेट है तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉपर सल्फेट जो है वो कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस है। तो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन मतलब यहां से जो एन का वैल्यू आएगा वो आएगा 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स का ये एक्सचेंज करेगा। नाउ व्हाट मास ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड एट कैथोड। आपको मास निकालना है, डब्ल्यू निकालना है कॉपर का, जो उस इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हुआ, जाके बैठा ना एनोड से कैथोड पे जब जा रहा है तो वहां डिपॉजिट हो रहा है, तो कितना उसका वेट डिपॉजिट हो रहा है ये आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले तो आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि कितने कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस ये कर रहा है, क्योंकि इसने टाइम और आई की वैल्यू दी है। तो सबसे पहले आप अपना फॉर्मूला लगाएंगे, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, जिसमें आई है 1.5 एम्पियर और टाइम है आपका 10 इंटू 60 सेकेंड्स। ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपके पास 900 कूलम, 900 कूलम्स। तो टोटल 900 कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपके पास प्रोवाइडेड है। एन की वैल्यू आपको पता है 2 है, ठीक है। अब कॉपर जो है ना बेटा, कॉपर का मोलर मास होता है 63 ग्राम। हमें इसे मोल से रिलेट करना है जाके। तो 63 सॉरी 1 मोल ऑफ कॉपर जो है इट इज इक्वल टू 63 ग्राम ऑफ कॉपर। और 63 ग्राम ऑफ कॉपर अगर ये है तो यहाँ पे हमने बात करी थी 1 मोल कितना फेराडे प्रोड्यूस करता है, 1 फेराडे यूज करता है। तो इट विल प्रोड्यूस 1 फेराडे। बट आपके पास यहाँ कितने नंबर ऑफ आयंस है, 2 है। सो इट विल बी n इंटू एफ एंड इट विल बी 2 इंटू एफ, दैट इज 2 F इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस, 2 फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन यहाँ पे होगी कॉपर की, 1 फेराडे नहीं होगी। क्यों 2 फेराडे होगी, बिकॉज एन इज इक्वल टू 2 और हमने फॉर्मूला लगाया Q इज इक्वल टू एन इंटू एफ। अब ये वैल्यू है कूलम्स में, ये वैल्यू है फेराडे में, हमारा काम नहीं चलेगा। तो इसे कन्वर्ट करो अब कूलम्स में, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 96500 कूलम। अभी मैंने बताया 1 फेराडे 96500 कूलम के बराबर होती है। ये मल्टीप्लीकेशन करके आपको कुछ वैल्यू दे देगा। अभी इसको ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, यही इसको छोड़ देते हैं, अभी ये सब कुछ कट जाएगा। नाउ द नेक्स्ट पार्ट विल बी, अब क्या करना है आपको, 63 ग्राम होता है 1 मोल, मास निकालना है ना। तो वेट निकालने के लिए तो मोल को वेट से रिलेट करना पड़ेगा, वेट कहीं से तो इंट्रोड्यूस करोगे। तो 63 ग्राम बराबर होता है 1 मोल के। तो अगर 1 मोल दैट इज 63 ग्राम 2 इंटू 96500 कूलम ऑफ करंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो 900 कूलम कितना करेगा। अब लगा यूनिटरी मेथड। तो स्टोरी ये है कि 2 इंटू 96500 कूलम इज प्रोड्यूसिंग हाउ मच वेट, 63 ग्राम ऑफ कॉपर। तो 1 कूलम कितना करेगा, 63 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 96500 ग्राम ऑफ कॉपर। और आपके पास कितनी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ प्रोड्यूस हुई, आपने 10 मिनट के लिए बिजली गुजारी 1.5 एम्पियर की, तो आपके पास कितना कूलम है, दैट इज 900 कूलम। आपको देगा 63 अपॉन 2 इंटू 96500 मल्टीप्लाइड बाय 900 ग्राम ऑफ कॉपर। और ये सब कुछ मल्टीप्लाई करके आएगा 0.2938 ग्राम ऑफ कॉपर। आ गई बात समझ। ये बात समझ आई कि आपने यहाँ ग्राम्स क्यों इंट्रोड्यूस किए, क्योंकि क्वेश्चन में वेट पूछा है, तो हमने मोल से उसके मोलर मास को इक्वेट किया, क्योंकि कहीं से तो वेट को इंट्रोड्यूस करना था क्वेश्चन के अंदर। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये भी एनसीईआरटी का एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि इफ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, तो आपको करंट दी है 0.5 एम्पियर, फ्लो करती है एक मेटेलिक वायर से फॉर 2 आवर्स, टाइम इज इक्वल टू 2 आवर। तो कन्वर्ट करना है सेकंड में, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का काउंट पूछा है, मतलब यहाँ अब एवोगेड्रो नंबर इंट्रोड्यूस होगा, वुड फ्लो थ्रू द वायर। तो 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.023 इंटू 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब अगर आप यहाँ पे कूलम्स को कहीं किसी तरीके से निकाल लो तो आप उसको इजीली इक्वेट कर सकते हो। तो अब वही करेंगे सेम काम, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी करके हम टोटल कूलम्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 60 इंटू 60, and this will give you a total of 3600 कूलम।
ठीक है। अब 3600 कूलम कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करता है? तो अब यूनिटरी मेथड लगाओ। अगर आपका 1 फेराडे था, दैट इज 96500 कूलम जो था, वो कितने इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता था? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 6.023 इंटू 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन ये प्रोड्यूस करता था। 23, सॉरी, ओके। अब अगर इतना कूलम इतने इलेक्ट्रॉन देता था, तो 1 कूलम कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 96500 इलेक्ट्रॉन्स। और आपके पास कितना कूलम है? 3600 कूलम है। तो 3600 कूलम अब कितनी इलेक्ट्रिसिटी देगा? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 96500, ये होगी 1 की वैल्यू, मल्टीप्लाइड बाय 3600 electrons, and on solving this you will get 2.246 into 10 raised to power 22 इलेक्ट्रॉन। तो ये इतने इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा। तो पहले वो दो बातें ढूंढनी है जिन्हें आपने यूनिटरी मेथड में इक्वेट करना है। यहाँ वो दो बातें थी कि आपके पास आई और टी था, तो आप चार्ज निकाल सकते थे कूलम्स का, उसको आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इक्वेट करना था। पिछले क्वेश्चन के अंदर आपको वेट को इक्वेट करना था कूलम के साथ। तो ये फाइंड अगर आपने करना सीख लिया तो आपके लिए क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे। नाउ द लास्ट क्वेश्चन कंसीडर करना है, ये एक रिएक्शन दिया है जिसके अंदर Cr2O7 माइनस है, ये बदलकर Cr3 पॉजिटिव बना रहा है, और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। सो वी नो n इज इक्वल टू 6। तो व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब ये आपका आंसर चाहते हैं कूलम्स या फेराडे के फॉर्म में, नहीं, इन कूलम्स लिखा है, तो ये चाहते हैं कितने कूलम्स में आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, ताकि 1 मोल का रिडक्शन हो। ठीक है, 1 मोल का रिडक्शन हो मतलब 1 मोल का फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू N इंटू एफ, जहां पे आप F को कूलम्स में फिर बाद में मल्टीप्लाई करके 96500 कूलम्स आपको आंसर आ जाएगा। अब देखो N की क्या वैल्यू है यहाँ 6, और इसको फेराडे को अगर कूलम से कन्वर्ट करना है तो 96500 कूलम, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन विल गिव यू 579000 कूलम। तो ये टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आ गई कूलम्स में जब आपने 1 मोल का रिडक्शन किया। आ गई बात समझ? तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में होते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको डायरेक्ट 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे थे। मान लो ये इक्वेशन ना दी होती, ये क्वेश्चन यहीं से शुरू हुआ होता कि क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बता दो, ताकि 1 मोल ऑफ Cr2 पॉजिटिव जो है वो रिड्यूस हुआ है टू Cr3 पॉजिटिव। तो उस केस के अंदर आप यहाँ पे Cr2O7 माइनस से आप कन्वर्ट हो रहे हो ट्वाइस ऑफ Cr3 पॉजिटिव में। आप यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालना जानते होंगे तो उस तरीके से भी ये क्वेश्चन हो सकता है। ये मैं तब बता रही हूँ अगर ये इक्वेशन ना दी गई हो, क्योंकि आपको कुछ इस तरीके के क्वेश्चन एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में मिल जाएंगे जहां ये इक्वेशन नहीं दी होगी। अब उस केस के अंदर आप क्या करोगे, इस एन को फाइंड करोगे सबसे पहले। तो वो कैसे फाइंड होता है, जैसे ये क्रोमियम है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे नहीं पता, एक्स ले ली, ऑक्सीजन की होती है -2, तो इसे अगर सॉल्व करोगे एक्स, सॉरी 2x माइनस 2 into 7 हुआ 14 इज इक्वल टू -2, एंड ऑन सॉल्विंग दिस x यहाँ पे आएगा +6 और यहाँ पे ये है +3। तो +6 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर हम बदल रहे हैं तो टोटल चेंज आ रहा है 3 इलेक्ट्रॉन का। 6 से 3 में देर इज चेंज ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, और ये एक है Cr2O7 के 1 मोल है, ये कन्वर्ट हो रहे हैं Cr3 पॉजिटिव के 2 मोल्स में। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से, दैट विल बी 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहां से ये बेसिकली ये 6 की वैल्यू आई है। तो अगर क्वेश्चन में ये इक्वेशन ना हो, डायरेक्ट बोला हो कि Cr2O7 माइनस इज रिड्यूस टू Cr3 पॉजिटिव, तो इस तरीके से आपको इस n को भी फाइंड करना पड़ जाएगा, एक स्टेप यहाँ इंक्रीज हो जाएगा। ओके, नाउ दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इसके पार्ट 5 के अंदर हम बैटरीज के बारे में पढ़ेंगे, सारी बैटरीज डिटेल में विद देयर रिएक्शंस एंड इक्वेशन। सो स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।